चलिए फिर हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट को याद करने का ट्रिक बताया था, जिसमें आपके 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज थे। ओके, तो चलिए फिर आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, आ रही है? ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें या 3D सीरीज़ की बात करें, 3D सीरीज़ दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें 3D सब शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे 3D सीरीज़ भी कहा जाता था, इसमें किसी भी एलिमेंट का दैट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन होता था वो 3D सब शेल में जाता था, इसीलिए इसे 3D सीरीज़ भी कहा जाता है। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। ओके, क्या ट्रिक था इसका, याद है? शक्ति, वक्रमन। ऑलराइट, तो ये हमारे 3D सीरीज का ट्रिक है, शक्ति, वक्रमन, फीको, निकुंजन। ओके, नाम लिखो, शक्ति स्कैंडियम, टी टाइटेनियम, वक्र व वेनेडियम। ओके, क्रोमियम। शक्ति वक्र में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। मन मैग्नीज, फी आयरन, कोबाल्ट, नी से निकेल, कू से कॉपर एंड जन से जिंक। क्लियर है? तो ये तो 3D सीरीज़ का ट्रिक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एलिमेंट रख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? एटॉमिक नंबर की बात करें तो एक सीक्वेंस में जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, अब यहाँ पर ये जो जिंक है इसे डी ब्लॉक, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। रीज़न ये भी मैंने बताया था कि इसके जो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैंने 3D सीरीज़ में क्या बताया था कि ऑर्गन तक 18 एटॉमिक नंबर हो गया। ओके, इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन तो हमारे यहाँ पर आ गए, देन 3D एंड देन 4s। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है कि जो सबसे आउटर शेल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा, देन आपको 3D सीरीज़ में कंप्लीट करना है। तो इसका 30 होता है, 18 यहाँ हो गया, 4s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, 20 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन और बचे। ये 10 हमने 3D में रख दिया, 3D में रख दिया मतलब कि 30 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने क्या बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहा जाता है? जिसमें डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होंगे, दैट मीन्स कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे। डी में ज़्यादा से ज़्यादा 9 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन तक आ रहा है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। लेकिन अगर ये फुल फिल्ड हो जाता है, दैट मीन्स कि 10 पूरे आ जाएँ अगर इसमें, तो वहाँ पर वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो एक्सेप्शनल केस था इस पर। ओके, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट के जितने, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब क्या है? मेटल हैं। ओके, ये सब हमारे मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो पहले हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3D सीरीज़ में जो नोबल गैसेस होती थी, 18 ब्लॉक एलिमेंट होते थे, तो उनके जो एटॉमिक नंबर थे उसमें हमें पुट करना है, उस एटॉमिक नंबर को यहाँ पर पुट करना है। दैट मीन्स कि 3D सीरीज़ में ऑर्गन तक आपको, ऑर्गन दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन भरने का मैं यहाँ पर सीक्वेंस बता रही हूँ कि ऑर्गन तक आप पुट करोगे यहाँ पर, और जितने आपके बच गए उसको आप 3D और 4s सबसेल में फुलफिल्ड करेंगे।
ठीक है। तो 3D की बात करें तो यहाँ 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 4s की बात करें तो यहाँ 1 to 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। ऐसे 4D सीरीज़ की बात करें तो 4D सीरीज़ में नोबल गैसेस का कौन सा सीक्वेंस आएगा, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, क्रिप्टॉन। क्रिप्टन जो कि 36 एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स कि 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फुल हो गए, तो उसको 36 ना लिख के यहाँ पर हम क्रिप्टन डायरेक्ट लिख सकते हैं। और देन 4D सीरीज हो रहा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर अब आपको इलेक्ट्रॉन जो पुट करना है वो कौन सी सीरीज में पुट करना है, 4D सीरीज में। तो यहाँ पर 4D एंड देन 5s। सेम वही 1 to 10 इलेक्ट्रॉन D सीरीज और 1 to 2 इलेक्ट्रॉन 5s ब्लॉक पे। क्लियर है। तो ये तो सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और वहीं पर अगर बात करें हम 5D सीरीज़ की, तो 5D सीरीज़ में हम जेनॉन लेते थे। ओके, 5D सीरीज़ ये आपका आएगा जेनॉन, ये आया 54 एंड देन 5D, क्योंकि ये 5D सीरीज़ में जाएगा। अच्छा, ये 5D सीरीज़ जो है ये सिर्फ लैंथेनाइट तक ही रहता था। जो लैंथेनम हमारा एलिमेंट है उसमें हम 5D एंड देन 6s सीरीज़ रखते थे, 6s सबशेल रखते थे। लेकिन जैसे ही हम नीचे हॉफेनियम में आते हैं तो हमारा जो सीक्वेंस है वो ऐसा हो जाता है, जेनॉन तक लिए, देन आपको 4f में इलेक्ट्रॉन फिल्ड करना है और यहाँ पर 4f में आपके 14 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फिल्ड होते हैं। देन आपको फिर यहाँ पर आना है 5D एंड देन 6s, 1 to 2 और D में 1 to 10। ठीक है। ये कहाँ से अप्लाई होगा, ये आपके हॉफेनियम से अप्लाई होगा। ठीक है, याद आया। ओके, ये ट्रिक मैंने पहले ही बताया था। ओके, तो चलो ये तो कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई। अब आते हैं हम मेटेलिक प्रॉपर्टी में। तो चलिए हेडिंग लगाइए, मेटेलिक प्रॉपर्टी। सेकंड है मेटेलिक कैरेक्टर। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनके जितने भी एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, सब क्या है, सब मेटल होते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑल आर मेटल, ऑल आर मेटल। ओके, अच्छा ऐसा क्यों होता है, सबके सब मेटल क्यों होते हैं? तो रीज़न ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं उनमें मेटल और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है। रीज़न क्या है, उसमें मेटेलिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं वो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। ओके, और जो वैलेंस बॉन्ड की अगर बात की जाए तो वैलेंस बॉन्ड भी जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, जो डी पाई टाइप के होते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर रीज़न पूछा जाए क्यों भाई सब क्यों मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो यहाँ पर रीज़न क्या है, मेटेलिक एंड कोवेलेंट बोथ बॉन्ड आर फाउंड। अब मेटेलिक बॉन्ड की अगर बात करें तो जो हमारे आउटर शेल होते हैं, आउटर शेल में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या कहते हैं, डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड बनाएंगे, डी पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये क्या करेगा, इसके आउटर शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दो रीज़न होते हैं, ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें उतनी ही ज़्यादा कोवेलेंसी, जो नेचर है कोवेलेंसी पाई जाती है। तो रीज़न क्या होता है, बहुत हार्ड होते हैं। तो अगर इनके हार्डनेस की बात करें तो ये स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज, स्कैंडियम से मैग्नीज, दैट मीन्स यहाँ पर 3D सीरीज़ की बात हो रही है। कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हार्डनेस की बात हो रही है, क्यों भाई, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंसी शो करते हैं। ओके, तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक इनकी जो हार्डनेस है वो बढ़ती है। ठीक है, इनकी हार्डनेस क्या होगी, बढ़ेगी। तो इनकी हार्डनेस जो है किस पर डिपेंड करेगी, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। ओके, और यहीं पर अगर आयरन से कॉपर की बात करें तो हार्डनेस जो होती है वो कम होती है।
क्लियर है? ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हेडिंग लगाओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिटा दो। थर्ड आएगा आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जब किसी एलिमेंट को, किसी मेटल को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी होती है, दैट मीन्स इसके आउटर सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। ये ऐसे नहीं जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, अप टू डाउन नहीं जाएगा। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने इसको अप टू डाउन कर दिया, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे मत करना इसको, इसे ऐसे लिखना है। ओके, तो बात करें लेफ़्ट टू राइट, जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीजेस, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम में जो एटॉमिक नंबर होता है इसका क्या होगा? 21 होगा, जिंक का 30 होगा। बट फिर भी अगर साइज़ की बात करें तो स्कैंडियम का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है और इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता है। याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर, यहाँ पर मैं कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज। अब अगर एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज मतलब कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर शेल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो जब डिस्टेंस बढ़ गया मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज क्या है? घट गया। अरे यहाँ से समझो ना, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, दिख रहा है ना, ओके, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, ओके, देन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। सपोज कोई हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसी भी एलिमेंट का, अब इसके बाहर ये 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे न्यूक्लियस से सबशेल बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? उसकी जो पकड़ है वो कमज़ोर हो रही है, तो बाहर से, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा। क्यों ईजी हो जाएगा? क्योंकि भाई डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, ठीक है, इसका फोर्स भी कम हो रहा है, तो इसको निकालना ईजी हो जाएगा। यहीं पर अगर मान लो हमारे एटॉमिक साइज छोटी है, ओके, ये है दूसरे एलिमेंट की बात। सपोज इसका एटॉमिक साइज छोटा एज कंपैरिजन टू दैट जिसका अभी मैंने बताया, तो यहाँ पर तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लग रहा है ना, साइज छोटा है मतलब छोटा न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो ज़्यादा स्ट्रांगली क्या किया है, न्यूक्लियस ने उसको हेल्ड करके रखा हुआ है, तब तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो बात इतनी सी है कि अगर साइज़ बड़ा है किसका? एटम का, एटॉमिक साइज अगर बड़ा है तो चार्ज कम रहेगा। अरे भाई यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर हमारा आउटर शेल है, ठीक है, डिस्टेंस देखो इतना दूर, इजीली हम चाहेंगे तो उसको निकाल सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देंगे निकल जाएगा वो। लेकिन अगर यहाँ पर सबशेल इतना पास है, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है और इतने पास में हमारा सबशेल है, तो ये क्या, इसको टाइटली हेल्ड करके रखा है ना, तो इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एटॉमिक साइज़ अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। एटॉमिक साइज़ बड़ा तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज कम, और अगर इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज कम है दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज, मतलब कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी क्योंकि कम एनर्जी में ही निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन
एंथैल्पी डिक्रीजेस। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, आउटर शेल पे जा रहा है। स्कैंडियम की बात कर रही हूँ ना, कॉन्फ़िगरेशन देखे थे ना, 21 होता है। क्या देखा था, ऑर्गन तक हो गया, 18 आया ऑर्गन तक, उसके बाद फिर हमने 3D रखा था और देन 4s रखा था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 3D में नहीं गया था, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, आउटर शेल में गया था, यहाँ पर गया था, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो हमारा 3D में आ गया था। ओके, 3D सबसे अंदर हो गया, 4s बाहर हुआ, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो गया, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो 608, ठीक है। तो स्कैंडियम की अगर बात करें तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, 631 किलो जूल पर मोल। ऑलराइट, और वहीं पर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है। अब बोलोगे कि अरे ऐसे कैसे एटॉमिक साइज कम हो रहा है, भाई जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। कैसे, आउटर शेल यहाँ तक गया, आउटर शेल में बढ़ा, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ओके, तो ऐसे क्या होता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है इसका कम होता है, या यूँ कहा जाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है। और जहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज जहाँ पर बढ़ा, साइज कम होगा एटॉम का, और एटॉम का साइज कम होगा तो वहाँ से एटॉमिक साइज जैसे ही कम हुआ वैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो गया, और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जिंक की अगर बात की जाए तो जिंक का आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है 906 किलो जूल पर मोल। ओके, आई बात समझ में। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज। क्या रीज़न है इसका, क्या रीज़न है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज। ओके, एटॉमिक साइज अगर बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो एटॉमिक साइज छोटा होगा और एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। ओके, मिटाऊँ इसको, ले लो ना इसका स्क्रीनशॉट, ले लो, लिख लो इसको यहाँ पर कि इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो एटॉमिक साइज कम होगी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी, ठीक है। यहाँ पर लिख लो ज़्यादा, तो ये कम और ये भी कम, और यहीं पर अगर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज कम है तो साइज विल बी इंक्रीज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सॉरी ये ज़्यादा होगी ना, एटॉमिक साइज कम है तो ये ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो एटॉमिक साइज कम होगी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर साइज अगर ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। सही है, आई बात समझ में। ओके, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, हो गया। ओके, अब हेडिंग लगाओ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस की अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, रेडियस क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस कम होती है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक की तरफ खींचेगा, न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, जिससे साइज कम होगा। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। अभी मैंने बताया था एटॉमिक रेडियस कम होगा। कम क्यों कम होगा, ड्यू टू
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज उसका वैसे ही कम होगा, साइज कम होगा मतलब रेडियस कम होगा, तो ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो इसको। अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट सबशेल, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट सबशेल से जो पहले वाले सबशेल है उसमें इंटर करता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो डी ऑर्बिटल में जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो भी क्या करता है, चार्ज के इफेक्ट को, जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे ही चार्ज का इफेक्ट जो है वहाँ पर कम हो जाएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट रीडिंग लगाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली हाईएस्ट होते हैं इनके, ये जो मेटल होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होते हैं। रीज़न पहले ही बताया था, क्योंकि सब मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इनके वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो यहाँ पर क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, प्लस इसमें मेटेलिक बॉन्ड भी बन रहा है, तो इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं, अप्रॉक्स 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू metallic and covalent, presence of covalent bond, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर शेल में जो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है, चलो। और एक और इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो भी बहुत हाई होती है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनकी हाईएस्ट होगी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी, जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो डेंसिटी इनकी बढ़ेगी, डेंसिटी विल बी इंक्रीज, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। ओके, क्यों इंक्रीज होती है डेंसिटी, पहले ही मैंने कहा था, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिससे इनकी जो रेडियस है वो क्या होती है, कम होती है, मतलब एटॉमिक साइज कम होता है, तो डेंसिटी इनकी जो है वो भी इंक्रीजेज होगी, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डेंसिटी इनकी इंक्रीज होगी, क्यों, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज घटेगी, रेडियस घटेगी और डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, ओके। अब बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ये वेरिएंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेज। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेज की बात करें तो 3D, अगर 3D सीरीज की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट इसका स्कैंडियम और लास्ट एलिमेंट इसका जिंक। इसके अलावा मतलब स्कैंडियम और जिंक, इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये जितने भी एलिमेंट बच गए, ये क्या करते हैं, वेरिएंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो n-1d और n ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है उनमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ठीक है। बीच में जो बचे हमारे कॉपर से टाइटेनियम तक के जो मेटल बचे, तो इसमें क्या होता है कि इनके बीच ये n-1d ऑर्बिटल और n ऑर्बिटल। ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें
तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो मैग्नीज होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट मैग्नीज, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है कितना, +7। क्लियर है। और बाकी टाइटेनियम से लेकर कॉपर, मैग्नीज को छोड़कर ये आपके +2, +3, +4, +5, +6 तक के जो वेरिएंट ऑक्सीडेशन नंबर है वो शो करेंगे। इसमें स्कैंडियम और जिंक नहीं आएगा, और मैग्नीज जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 शो करेगा। क्लियर है। अगर बात स्कैंडियम और जिंक की करें तो ये +2, +3। ओके, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ। नहीं, हेडिंग तो हमारी प्रॉपर्टी ही चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अब आएगा क्या, कलर। ओके, अच्छा बात अगर इसकी करें ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना वो कलर शो करता है। ठीक है, ये कलर शो करता है, कलर प्रेजेंट करता है। जैसे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इसमें आते हैं, मतलब अपने आयोनाइजेशन स्टेज में ये क्या करता है, कलर शो करता है। ओके, तो 7, 8 नंबर लगाओ, कलर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के डी ब्लॉक या तो ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कलर शो करते हैं, वो कलर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्या रीज़न है इसका, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि वेनेडियम की बात करें तो ये अपने आयोनाइजेशन स्टेट में वायलेट कलर शो करता है। ठीक है, इसी तरह से कॉपर की बात करें, कॉपर, क्रोमियम और कोबाल्ट, ये सब क्या करते हैं, कलरिंग शो करते हैं। ठीक है, पिंक। क्लियर है। ओके, क्रोमियम ये ग्रीन कलर शो करता है। क्लियर है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के कुछ ऐसे मेटल होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कलर शो करते हैं। आया समझ में, क्यों शो करते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है। मतलब हमारे ये जो अभी तक हमने पी ब्लॉक देखा था, ठीक है, एस ब्लॉक देखा, लेकिन डी ब्लॉक जो है वो दोनों से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर इनकी हाईएस्ट होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी हाईएस्ट होती है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब इसी में आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इस पर लगाइए, मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, वो डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इस तरह से ये कैरेक्टर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि भी इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियस है कि हमारा पैरामैग्नेटिक इफेक्ट या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ओके, तो ये किस किस तरह के, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसमें से कुछ पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक ये क्यों शो करते हैं, जब वैलेंस शेल में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डाईमैग्नेटिक क्यों शो करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इसी तरह से फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इस तरह की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, क्या होता है ये फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक। ओके, तो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट, इनकी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ओके, चलो आइए इतना समझ में। ये तो इसकी कुछ कुछ
प्रॉपर्टीज थी। एक और पॉइंट देख लेते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी 10। कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ओके, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें, जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होता है या कैटलिस्ट के प्रेजेंसी में जब हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में क्या करते हैं, या तो उनमें मतलब उनकी स्पीड में थोड़ा सा ग्रोथ होती है, जो रिएक्शन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, बस वो क्या करेंगे, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को या तो ओके, तो डी ब्लॉक में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि कुछ ऐसे कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज़ कर देते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं। वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन बस उसको एक बैक सपोर्ट जिसको बोलते हैं कि हाँ रिएक्शन और तेज़ी से हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है, अगर टाइम टेकिंग है तो कैटलिस्ट के प्रेजेंसी में कराया तो रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है या फिर कम हो जाता है। तो वहाँ पर कैटालिटिक प्रॉपर्टी कौन कौन से एलिमेंट शो कर रहे हैं, तो जैसे हमारा पीटी हुआ प्लेटिनम, ओके, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, पैलेडियम। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आई बात समझ में? चलो इतना हुआ, मिटा दूँ। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ ऑक्साइड। ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड पढ़ लेते हैं हम। ये तो कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे, और अब थोड़े से इनके हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। केमिकल डिग्रेडेशन भी जैसे कहते हैं। तो 10, 11 नंबर लगा दीजिए ऑक्साइड, ऑक्साइड्स। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो ये वेरिएंट काइंड ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि MO, M2O, M2O3, M2O4, M2O5, ठीक है। ओके, M2O3 हो गया ना। चलो एक, तो ये कुछ MO2 तो वैसे ही आ जाएगा, MO2। तो ये कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब कोई भी हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आयरन लिया, ठीक है, ये हमने आयरन लिया और इसको हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया। ओके, ले लिया, चलो रिएक्शन करा दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Fe3O4 हो गया। तो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और यहाँ पर Fe3O4 में कन्वर्ट हो गया। तो वही है कि हमारे वेरिएंट काइंड ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर लिया, ये ऑक्सीजन ले लिया, रिएक्ट कराओ, ये हमारा CO। क्लियर है, आया समझ में? तो इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होंगे, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल काइंड ऑफ होते हैं। ओके, आई बात समझ में? चलो, इनके जो ऑक्साइड होंगे, ये लिख लिया, मिटाओ इसको, अब इस पे लिखो। ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल काइंड ऑफ होते हैं। ठीक है, ये एसिडिक ऑक्साइड और ये बेसिक ऑक्साइड कब बनाते हैं, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो, ऑक्सीडेशन स्टेज ज़्यादा हो। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेज यहाँ पर लिख लीजिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेज। तो अगर किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेज हो या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो तो उनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, उनके ऑक्साइड जो बनेंगे वो एसिडिक होंगे। और अगर बेसिक की बात करें तो जिनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज होंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज जो होंगे उनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे। क्लियर है, आया समझ में? चलो मिटाऊँ इसको। ओके, ये तो थी बात ऑक्साइड की। इसी तरह से बात करते हैं सल्फाइड की।
12 नंबर सल्फाइड्स कर लो, ये हुआ सल्फाइड्स। सेम ऐसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट सल्फर से रिएक्शन करेंगे। सल्फर दैट मीन्स कि जो भी हमारे सल्फर के कंपाउंड जैसे ये H2S हुआ या Na2S हुआ, ठीक है, तो कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करेंगे, इनसे रिएक्शन करेंगे H2S से या Na2S से, तो वो डायरेक्ट क्या सल्फाइड बनाएंगे। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें भी कंडीशन अप्लाई है कि अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेज कम है तो बहुत ही कैसे होंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। इनसे रिएक्शन करके ऐसे मेटल जो इनसे रिएक्शन करें जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेज कम है, ठीक है, लो ऑक्सीडेशन स्टेज, अगर ऑक्सीडेशन स्टेज इनकी कम है तो जो सल्फाइड बनेगा वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। और वहीं पर अगर ऑक्सीडेशन, ऐसा मेटल रिएक्ट कर रहा है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेज क्या हो, हाई हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब ये कैसे, जैसे मैग्नीज की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेज इसका +7 होता है। ओके, इसके जो सल्फाइड बनेंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख लेना हाई ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट की। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डी ब्लॉक के जो कंपाउंड है उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। डी ब्लॉक कंपाउंड, डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे मैग्नीज हुआ तो मैग्नीज क्या कंपाउंड बना रहा है या कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और क्रोमियम हुआ वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कौन सा कंपाउंड बना रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन, उसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जो भी है, जितना भी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ कवर की है, इसको अच्छे से पढ़ो। ओके, तो ये तो था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने देखी कि अगर ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो क्यों ऐसा कर रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है तो क्यों है, ऑक्सीडेशन स्टेज से लेकर इसकी डेंसिटी से लेकर इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, सब कुछ ये मैंने कवर कर दिया है। तो इसके नोट्स बनाइए, ठीक है, इसके नोट्स बनाइए, इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और सेफ रहिए, खुश रहिए।